कहानी के पहले भाग में हमने देखा था जहां जेमी एक औरत के साथ काफी करीब आ गया था और इस घटना को उसके बेटे स्पाइक ने देख लिया था। इस वजह से स्पाइक अपने पापा से नाराज होता है। वह कहता है, आप तो दूसरी औरतों के साथ टाइम बिताते हो, आपको मेरी मम्मी की कोई परवाह नहीं, और आपने डॉक्टर कैल्सन के बारे में भी झूठ बोला है। क्या पता वही डॉक्टर मेरी मम्मी का इलाज कर सकता हो। जेमी जवाब देता है, वो डॉक्टर नहीं है, एक पागल आदमी है। हमने उसे देखा था जब वो लाशें जला रहा था, उसने हमें भी देख लिया था, लेकिन हम डर के मारे वहाँ से भाग गए थे। सुबह स्पाइक एक जगह जानबूझकर आग लगा देता है और सबको बताता है कि आग बुझानी पड़ेगी। इससे गेट पर खड़े सारे सिक्योरिटी गार्ड आग बुझाने के लिए उस जगह की तरफ भाग जाते हैं। उसी समय स्पाइक चुपचाप अपनी बीमार माँ को उठाता है और उसे लेकर मेनलैंड की तरफ निकल पड़ता है। वह अपनी माँ से कहता है, एक डॉक्टर है जो आपका इलाज कर सकता है, मैं आपको उसके पास ले जा रहा हूँ। शाम हो जाती है, इसलिए स्पाइक और उसकी माँ एक पुराने टूटे फूटे खंडहर में रुक जाते हैं। स्पाइक कहता है, आप आराम कीजिए, मैं रात भर पहरा दूंगा। लेकिन स्पाइक अभी बच्चा है, उसे भी नींद आ जाती है और वह वहीं सो जाता है। उसी एरिया में कुछ ज़ॉम्बीज रेंगते हुए चलते हैं और रात में वो खंडहर के पास आ जाते हैं। अचानक स्पाइक की माँ एक ज़ॉम्बी पर हमला कर देती है। सुबह जब वह उठती है तो उसे याद नहीं होता कि उसने ज़ॉम्बी को कैसे मारा। मतलब कुछ बातें उसे याद रहती हैं और वह कुछ भूल जाती है। दूसरी तरफ मेनलैंड में कुछ सोल्जर्स ज़ॉम्बीज को मारने आते हैं। वे कई ज़ॉम्बीज को गोली मारकर खत्म कर देते हैं, लेकिन इस लड़ाई में कई सैनिक खुद को भी संक्रमित कर लेते हैं और वो ज़ॉम्बीज बन जाते हैं। बस एक सैनिक जिसका नाम एरिक होता है, वह किसी तरह बच जाता है और वहाँ से भाग निकलता है। अब स्पाइक और उसकी माँ अपनी यात्रा जारी रखते हैं। वे खेतों के बीच से गुजरते हैं। इस दौरान स्पाइक की माँ उसका नाम नहीं पहचानती और उसे अपना पति कहने लगती है, क्योंकि उसका दिमाग अभी भी उलझा हुआ है और उसे पूरी बात याद नहीं रहती। स्पाइक और उसकी माँ जंगल में सफर कर रहे होते हैं, तभी एक ज़ॉम्बी उनकी तरफ आता है। थोड़ी देर बाद स्पाइक को पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि जिम है। ये वही जिम है जिसको ज़ॉम्बी ने काट लिया था, इसलिए वह भी ज़ॉम्बी बन चुका है। स्पाइक बिना डरे उस ज़ॉम्बी को तीर मारकर खत्म कर देता है और फिर दोनों आगे बढ़ जाते हैं। अचानक बहुत सारे ज़ॉम्बीज चारों तरफ से आ जाते हैं। स्पाइक और उसकी माँ भागकर एक पुराने गैस स्टेशन में छुप जाते हैं, लेकिन वहाँ चारों तरफ गैस फैली होती है। ज़ॉम्बीज इनके बिल्कुल पास पहुँच जाते हैं और हमला करने ही वाले होते हैं। तभी सोल्जर एरिक वहाँ आ जाता है, वही सोल्जर जो पहले मेनलैंड से बच निकला था। एरिक गोली चला देता है और गैस की वजह से एक बड़ा धमाका हो जाता है, जिससे सारी ज़ॉम्बीज वहीं पर मर जाते हैं और स्पाइक और उसकी माँ किसी तरह बच जाते हैं। अब सोल्जर एरिक भी उनके साथ जुड़ जाता है और वह बताता है, मैं स्वीडन से आया हूँ, हम लोग ज़ॉम्बीज को मारने यहाँ आते रहते हैं, लेकिन इस बार मेरी पूरी टीम मर गई, अब मैं अकेला ही बचा हूँ। उसे अब समझ नहीं आता कि यहाँ से कैसा निकला जाए। वे तीनों बात करते करते थोड़ा आगे जाकर रुकते हैं। स्पाइक ने अपने बैग में बहुत सारे सेव रखे होते हैं जो वह एरिक को देता है। एरिक के पास एक फोन होता है जिसे स्पाइक पहली बार देखता है। उसे फोन देखकर बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि उसने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं था। फिर स्पाइक एरिक को बताता है, मेरी माँ बीमार है, मैं उन्हें डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ, अगर सब ठीक रहा तो मैं तुम्हें अपने आइलैंड ले जाऊंगा और वहाँ तुम सेफ रहोगे। आगे चलते हुए उन्हें एक ट्रेन दिखाई देती है। ट्रेन के अंदर ज़ॉम्बी जैसी आवाजें आ रही होती हैं। स्पाइक की माँ आइला ट्रेन में जाकर देखती है तो वह हैरान हो जाती है। वहाँ एक ज़ॉम्बी महिला प्रेग्नेंट होती है और बच्चा पैदा करने वाली होती है। आइला उस ज़ॉम्बी की मदद करती है और वह ज़ॉम्बी एक हेल्दी बच्चे को जन्म देती है। जब ज़ॉम्बी उनकी ओर हमला करने वाली होती है, सोल्जर एरिक उसे गोली मार देता है। एरिक कहता है, इस बच्चे को यहीं छोड़ दो, ये खतरनाक हो सकता है, लेकिन आइला मना कर देती है। वह बेबी को अपने साथ रखना चाहती है। तभी एक खतरनाक अल्फा ज़ॉम्बीज वहाँ आ जाता है। वह सोल्जर एरिक को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन तोड़ देता है। ये देखकर स्पाइक और उसकी माँ तुरंत वहाँ से भागते हैं और अब वो है ज़ॉम्बी उनके पीछे पड़ जाता है। स्पाइक तीर चलाकर उस ज़ॉम्बी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उस पर तीरों का कोई असर नहीं होता। जब ज़ॉम्बी उन दोनों को मारने ही वाला होता है, तभी एक अजनबी आदमी आता है और ज़ॉम्बी को बेहोशी का इंजेक्शन दे देता है। अब पता चलता है कि वह आदमी डॉक्टर कैल्सन है, वही जिसे लोग पागल समझते थे और जो सालों से इसी एरिया में रह रहा है। डॉक्टर कहता है, जब तक ज़ॉम्बी बेहोश है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। वह स्पाइक और उसकी माँ को अपने बेस यानी छिपने वाली जगह पर ले जाता है। वहाँ डॉक्टर ने हड्डियों और खोपड़ियों से बने कई अजीब चीजें सजा रखी होती हैं। वह कहता है, तुम लोग बहुत सालों बाद पहले इंसान हो जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, वरना यहाँ तो सिर्फ ज़ॉम्बीज ही दिखते हैं। स्पाइक डॉक्टर से कहता है, मुझे अपनी माँ का इलाज कराना है। डॉक्टर जवाब देता है, मेरे पास कोई भी मेडिकल मशीन या टूल नहीं है, लेकिन मैं देख सकता हूँ कि उन्हें क्या परेशानी है। तभी स्पाइक बताता है, रास्ते में एक ज़ॉम्बी महिला ने बच्चा पैदा किया और मेरी माँ उस बच्चे को लेकर आई है। बेबी एकदम हेल्दी है। डॉक्टर कहता है, बेबी को दूध चाहिए होगा, नहीं तो वो ज्यादा दिन नहीं बचेगा, सिर्फ पानी से काम नहीं चलेगा। इसके बाद वह आइला को चेक करना शुरू करता है। काफी देर बाद वह गंभीर होकर कहता है, तुम्हारी माँ को कैंसर है और मेरे हिसाब से उसके पास सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं, मैं इसका इलाज नहीं कर सकता। आइला धीरे से कहती है, मुझे पहले से अंदाजा था कि मुझे कैंसर हो सकता है, लेकिन मैं खुद ये बात नहीं कह पाई। मैं चाहती थी कि तुम्हें ये बात कोई और बताए। स्पाइक बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन डॉक्टर उसे समझाता है, जो आया है उसे एक दिन जाना ही होता है, ये जिंदगी का हिस्सा है। आइला स्पाइक को गले लगा लेती है और कहती है, चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आइला को एक तरफ ले जाता है
और उसे मार देता है ताकि वह ज्यादा तकलीफ न झेले। कुछ देर बाद डॉक्टर आइला की खोपड़ी लेकर लौटता है और कहता है इस खोपड़ी को उस जगह रख दो जहाँ तुम्हें लगता है कि यह उसका सही स्थान है। स्पाइक अपनी माँ की खोपड़ी बाकी सारी खोपड़ियों के ऊपर लगाता है और सबसे ऊपर उसकी जगह देता है। जैसे ही स्पाइक यह करता है वही ज़ॉम्बी जो बेहोश था अब फिर से होश में आ जाता है, जिससे स्पाइक और डॉक्टर कैल्सन तुरंत छिप जाते हैं। लेकिन ज़ॉम्बी डॉक्टर को पकड़ लेता है और उसे नुकसान पहुंचाने ही वाला होता है। ठीक समय पर स्पाइक इंजेक्शन लेता है और वह तेजी से आता है और किसी तरह ज़ॉम्बी को बेहोश कर देता है। इसी तरह डॉक्टर की जान बच जाती है। अब डॉक्टर कैल्सन स्पाइक से कहता है इस बेबी को ले जाओ और अपने आइलैंड वापस चले जाओ, यह जगह अब सुरक्षित नहीं रही, जिससे स्पाइक वहाँ से निकल पड़ता है। लेकिन वह अपने आइलैंड वापस नहीं जाता। स्पाइक जंगल के अंदर ही रुक जाता है। वह बेबी को एक सुरक्षित जगह पर एक गेट के पास लटका देता है ताकि जो लोग आइलैंड में रहते हैं वे उसे देख सकें और उसे अपना लें। कुछ समय बाद आइलैंड पर रहने वाले लोग उस बेबी को देख लेते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि यह बच्चा स्पाइक ने ही छोड़ा है। जब स्पाइक के पापा जेमी को यह बात पता चलती है कि स्पाइक ने बेबी छोड़ा है तो वह तुरंत मेनलैंड की तरफ भागते हैं। उन्हें उम्मीद होती है कि वह अपने बेटों को वापस ला सकता है, लेकिन रास्ते में उन्हें पता चलता है कि समुद्र का पानी बहुत बढ़ चुका है और अब मेनलैंड तक जाना मुश्किल हो गया है, इसलिए वह अपने बेटे तक नहीं पहुंच पाता। अब हम स्पाइक को देखते हैं। वह जंगल के अंदर एक जगह अकेला बैठा होता है। उसके चेहरे पर उदासी और सोच साफ दिखाई देती है। अब वह तय करता है कि वह मेनलैंड के अंदर जाएगा क्योंकि उसे अब वहाँ की सच्चाई और जिंदगी को समझना होगा। जैसे ही वह आगे बढ़ता है कुछ ज़ॉम्बीज उस पर हमला करने आते हैं। स्पाइक बहादुरी से कुछ ज़ॉम्बीज को मार देता है, लेकिन थोड़ी दूर जाकर उसे पता चलता है कि रास्ता बंद है, वह आगे नहीं जा सकता। उसी वक्त कुछ लोग वहाँ आ जाते हैं। उन लोगों में से एक लड़का काफी सारा गोल्ड पहने होता है। उसका नाम होता है जमी। यह वही जमी है जिसके पापा एक चर्च में पादरी थे। मूवी की शुरुआत में जमी को उसके पापा ने एक क्रॉस दिया था और जमी आज भी वही क्रॉस पहने होता है। जमी स्पाइक से कहता है तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, हम साथ मिलकर ज़ॉम्बीज से लड़ सकते हैं। जमी के साथ उसके कई दोस्त भी होते हैं जो सब मिलकर हमला करने आए ज़ॉम्बीज को मार देते हैं। इसके बाद जमी स्पाइक से पूछता है क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? स्पाइक मुस्कुराता है और हाँ कह देता है। अब स्पाइक अकेला नहीं है, उसे कुछ नए दोस्त मिल गए हैं जो उसके जैसे ही मजबूत और बहादुर हैं। अब वे सभी एक साथ मेनलैंड की ओर आगे बढ़ते हैं और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं ताकि आगे जाकर इस प्रकार की कहानी आपको जल्द से जल्द मिल सके।